बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे, किंगडम प्रोकैरियोटी या किंगडम मोनेरा। सबसे पहले तो आपने इस बात को सीखना है कि किंगडम प्रोकैरियोटी और किंगडम मोनेरा ये दो नाम क्यों इसके लिए लिए जाते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ा था कि जब रॉबर्ट विट टेकर ने न्यू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया था तो उस वक्त इस किंगडम का नाम रखा गया था किंगडम मोनेरा। लेकिन उसके बाद लिन मार्गुलिस और श्वार्ट्स ने इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर कुछ एडिशन की थी, कुछ नए एस्पेक्ट ऐड किए थे और उसके बाद एक जो चेंज ये भी था कि नाम थोड़े बहुत चेंज कर दिए गए थे। मतलब किंगडम प्रोकैरियोटी नाम रख दिया गया था किसका, किंगडम मोनेरा का। तो किंगडम प्रोकैरियोट्स को हम अगर देखें तो इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्लेस किए गए हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोट का अगर हम मतलब देखें तो प्रो मीन बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जबकि इसके बरक्स यूकैरियोट्स आप जानते हैं कि ऐसे सेल्स होते हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर क्योंकि बैक्टीरिया है तो उन बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया, आर्कियोबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया को एंशियंट बैक्टीरिया भी बोला जाता है जबकि यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया बोला जाता है। अब आर्कियोबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के दरमियान में डिफरेंस क्या है। आर्कियोबैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सिंपलेस्ट होते हैं और एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर सरवाइव करते हैं, जबकि यू बैक्टीरिया जो है वो थोड़े से कम्प्लेक्स होते हैं लेकिन वो एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर सरवाइव नहीं कर सकते। ये जो डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया है ये लिंक्ड है विद द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो जब माइक्रोस्कोप बनी थी तो उसके बाद बैक्टीरिया डिस्कवर होना मुमकिन बना। जिस तरीके से 1673 के अंदर एंटोनी वैन लियोवेन हुक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने माइक्रोब्स को रिपोर्ट किया कि कोई ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो हमें नेकेड आई से नज़र नहीं आते। तो उन्होंने ये माइक्रोस्कोप की मदद से किया और सबसे पहले उन्होंने जो माइक्रोब्स रिपोर्ट किए वो उन्होंने देखे थे रेन वाटर के अंदर। और उसके बाद उन्होंने सलाइवा, विनेगर और ट्रांसफ्यूजन वगैरह को स्टडी किया और उनके अंदर भी उन्हें माइक्रोब्स जो है वो मिले और उन्होंने उनको भी रिपोर्ट किया। ट्रांसफ्यूजन किसे कहते हैं, किसी भी चीज़ का निचोड़ जो होता है उसको ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। लेट्स से कि कोई लीफ है, लीफ को आपने ग्राइंड किया, उसको वाटर के अंदर रख दिया या कुछ देर के बाद जो वाटर के अंदर उसका जो निचोड़ निकल आएगा उसको हम ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। अब वो जो लियोवन हुक थे उन्होंने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को जो माइक्रोस्कोप से देखा था, उन्होंने उन्होंने उनकी ड्राइंग्स बनाई, उनकी डिस्क्रिप्शंस लिखी और उनको एक स्पेशल नाम दिया जिसको हम कहते हैं एनिमल क्यूल्स। मतलब कि ये छोटे जानवर हैं, लेकिन हमें मालूम है कि बाद में वो एनिमल नहीं है, वो जो हैं बैक्टीरिया और दूसरी कैटेगरीज के अंदर रखे जाते हैं। इसके अलावा एक और नाम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर बहुत लिया जाता है, वो है लुइस पास्चर का। इन्होंने भी माइक्रोब्स को कंफर्म किया कि हाँ इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है और उसके अलावा इन्होंने एंथ्राक्स, फॉल कोलरा और रेबीज जैसी बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन्स तैयार की। उसके अलावा इन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट जो इनकी वर्किंग है वो है पास्चराइजेशन प्रोसेस, जिसकी मदद से आज हम अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को या दूसरे फूड आइटम्स को प्रिजर्व करते हैं। पास्चराइजेशन प्रोसेस हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ चुके थे कि इसमें क्या होता है कि किसी भी फूड मटेरियल को या दूध को एक ख़ास टेम्परेचर तक हीट किया जाता है। उस ख़ास टेम्परेचर तक जब हीट करते हैं तो फिर अचानक उसका टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है। तो इस वजह से जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो डाई कर जाते हैं और जबकि जो टेक्सचर है फूड का अपना वो जो है वो कंटिन्यू रहता है, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि वो प्रॉपर रहता है। लेकिन एक और बात यहाँ पर याद रखें कि हर फूड आइटम का जो टेम्परेचर है हाई करने का और लो करने का वो मुख्तलिफ होता है। इन्होंने भी लुइस पास्चर ने भी प्रूव किया कि माइक्रोब्स जो हैं वो डिजीज़ काज कर सकते हैं। उसके अलावा एक और नाम हमारे चैप्टर के अंदर लिखा गया है रॉबर्ट कॉच का। ठीक है, रॉबर्ट कॉच जो हैं इन्होंने मुख्तलिफ बैक्टीरिया को डिस्कवर किया, उनको आइसोलेट किया और उनको स्टडी किया। मिसाल के तौर पर बताया जाता है हमारी बुक के अंदर कि इन्होंने शीप के ब्लड में से, जो कि एंथ्राक्स की वजह से मर गई थी, उसमें से जो है वो बैक्टीरिया निकाले। और बैक्टीरिया कौन से थे, बेसिलाई। बेसिलाई का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्क्वेरिश होता है, मतलब कि स्क्वेयर की तरह होता है। उसके अलावा इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस और कॉलरा की वजह से
जो जो एजेंट्स हैं उनको भी डिस्कवर किया। और सबसे इम्पोर्टेंट काम रॉबर्ट कॉच का कि उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ जो है वो प्रपोज की। इसके अंदर 4 इम्पोर्टेंट पास्टुलेट्स थे। वो पास्टुलेट्स क्या थे? इनके मुताबिक कि कोई भी अगर कोई डिजीज़ है किसी पर्सन को या किसी ऑर्गेनिज्म को, तो उसके पीछे कोई ना कोई ख़ास एक ऑर्गेनिज्म लाजमी होगा। ठीक है, ये इनका पहला पॉइंट था कि अगर कोई डिजीज़ है किसी को, तो उस डिजीज़ की कोई वजह, कोई ऑर्गेनिज्म, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म लाजमी होता है। यहाँ पर वो माइक्रोब की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई डिजीज़ होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई माइक्रोब लाजमी होगा। उसके अलावा दूसरा पॉइंट उनका था कि हम उस माइक्रोब को, उस ऑर्गेनिज्म को हम अलहदा कर सकते हैं और लेबॉर्ट्री के अंदर भी उसको ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया के हवाले से। लेकिन हमें मालूम है कि जब वायरसेस की बात आएगी, जो कि उस वक्त डिस्कवर नहीं हुए थे, तो फिर ये पॉइंट जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वायरस भी जो है वो डिजीज़ काज करता है, लेकिन वायरस को हम लेबॉर्ट्री के अंदर, प्योर कल्चर के अंदर ग्रो नहीं करवा सकते। फिर तीसरा पॉइंट ये था कि जो बैक्टीरिया, जो माइक्रोब हमने प्योर कल्चर के अंदर प्रोड्यूस किए हैं या ग्रो करवा लिए हैं, जब हम उसको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इनोकुलेट करेंगे तो वो उसके अंदर जाके डिजीज़ काज करेगा। तो ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है और इस तरीके से होता भी है कि मतलब कि अगर हमने कोई लैब के अंदर कोई बैक्टीरिया ग्रो करवाया है और वो हम बैक्टीरिया या माइक्रोब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लेस कर देते हैं, तो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो डिजीज़ हो जाएगी। फिर चौथा पॉइंट है कि हम ऑर्गेनिज्म को रिकवर भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने वो माइक्रोब एंटर किए थे और उसको डिजीज़ हो गई है, अगर उसी में से हम दोबारा माइक्रोब्स निकाल कर उनको ग्रो करवाना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 4 है, ये तकरीबन एक तरह की ही हैं और ये आपस में आप कह सकते हैं कि लिंक्ड है, एक ही बात है, बस दो मुख्तलिफ एंगल से जो है ये की गई है।